हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एमओटी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन का हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन पे एलसीओ मेथड द्वारा जो ट्रीटमेंट है वो देखा। कैसे लीनियरली कॉम्बिनेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है परमाणु कक्षक मिलकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, उसका डेरिवेशन हमने डेराइव किया। आज की जो क्लास है उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी जो है संयोजकता बंध सिद्धांत है, उसके आधार पर आप कैसे जो साई फंक्शन है उनका संकरित कक्षकों का जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनका जो वेव फंक्शन है उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप, वो देखेंगे। तो थोड़ा सा पहले संकरण के बारे में रिवाइज कर लें। संकरण वास्तव में क्या है? एक ही परमाणु के, एक ही एटम के लगभग समान ऊर्जा वाले अलग अलग कक्षक, अलग अलग कक्षक से क्या तात्पर्य है? मतलब P के तीनों संकरित कक्षक नहीं बनाएंगे। अगर P के साथ S ऑर्बिटल कंबाइंड है तो संकरित कक्षक बन सकता है। मतलब अलग अलग कक्षक बट लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में संयोग कर पूर्णतः समान आकार, आकृति एवं ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। उन कक्षकों को हम कहते हैं संकरित कक्षक। Hybrid orbitals are nothing but the orbitals made by equivalent energy orbitals of different kind of same atom। तो एटम सेम, जैसे कार्बन के आपने sp संकरण, sp2, sp3 संकरण ये सब पढ़े हैं पिछली क्लासेस में, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा उसमें सबकी एनर्जी सेम होगी, शेप सेम होगी। दे आर अरेंज एट देयर मैक्सिमम डिस्टेंस, वो अधिकतम दूरी जो भी वो ले सकते हैं। तो हमने वो जो VSEPRT थ्योरी पढ़ी थी, वेस्पर सिद्धांत, उसमें हमने पढ़ा है कि लॉन पेयर से दूरी अधिकतम होती है, बॉन्ड पेयर के बीच में लॉन पेयर में अधिकतम होती है, लॉन पेयर में अपेक्षाकृत कम होती है, और बॉन्ड पेयर में बंदी कक्षकों के मध्य दूरी न्यूनतम होती है। तो वो अधिकतम दूरी पे अपने आप को अरेंज करते हैं और उससे उस मॉलिक्यूल को शेप मिलती है। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम अलग अलग शेप्स भी, लीनियर है, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल है ना, sp3d2, sp3d, dsp3, sp3d3, ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो अभी हमारे सिलेबस में मैथमेटिकल डेरिवेशन है, वो है sp, sp2 और sp3 ऑर्बिटल्स का। तो हम सबसे जो सिंपलेस्ट है sp ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होके दो sp ऑर्बिटल बनाएंगे। जैसे कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन की बात करें तो कार्बन का विन्यास क्या है? हीलियम, देन तो कार्बन का विन्यास है S2P2। अब एक जंप कर जाए और एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके क्या बना लें? ये sp और ये दो p ऑर्बिटल आपके, तो pz तो काम आ गया और px py रह गए। तो ये यहाँ जो pz ऑर्बिटल था, जो s ऑर्बिटल था, उन्होंने कंबाइन करके दो बिल्कुल सेम एनर्जी शेप वाले नए sp ऑर्बिटल बना लिए और दो आपके p ऑर्बिटल रह गए जो पाई बॉन्ड में काम आते हैं। पाई बॉन्ड जो है sp, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, सेम साइज, शेप, सब कुछ इनका क्या होगा? समान होगा। तो ये किस तरीके से कंबाइन होते हैं s और pz, और उनसे कैसे नए वेव फंक्शन बनते हैं, हाइब्रिड वेव फंक्शन बनते हैं, वो हम आज देखेंगे। तो ये हमें पता है कि दो ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। तो हम बनने वाले दो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनको psi1 और psi2 दे देते हैं। जो s ऑर्बिटल का psi है उसको psi s, और p ऑर्बिटल का psi है pz का, उसको psi p दे देते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बने, दोनों में होगा कंट्रीब्यूशन, तो हम कह सकते हैं इन दोनों से बने हैं। अब कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो हमने देखा है कि मिक्सिंग कोफिशिएंट एक नियतांक आता है इनके आगे,
तो साई के साथ जो नियतांक उसको A1 S के साथ, और इसको दे देते हैं हम B1। फर्स्ट जो संक्रित कक्षक बनेगा उसके लिए A1 B1 उसके नियतांक हैं, और सेकंड जो बनेगा उसके लिए A2 B2 उसके नियतांक हैं। तो दो आपके सामने वेव इक्वेशन आ गई, A1 S1 प्लस B1 A1 साई S प्लस B1 साई P, ऐसे A2 साई S B2। तो ये आपके दोनों क्या हैं, ये आपके हाइब्रिड वेव फंक्शंस हैं। अब जैसा हमने एमओ में किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किया, बिल्कुल वैसे हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। ये दोनों ऑर्बिटल जो आपस में हैं वो ऑर्थोगोनल हैं और खुद के साथ नॉर्मलाइज हैं। दैट मीन्स मैं अगर साई1 डी टॉ की बात करूं या साई2 डी टॉ की बात करूं, दैट इज 1। लेकिन अगर मैं साई2 डी टॉ की बात करूं तो दैट इज 0। तो ये ऑर्थोनॉर्मल हैं दोनों। सिमिलरली इनके जिनसे ये बने हैं वो भी क्या है, ऑर्थोनॉर्मल। दैट मीन्स साई एस डी टॉ 1 होगा, लेकिन साई एस साई पी डी टॉ दैट इज 0। तो हम इस ऑर्थोनॉर्मलिटी को यूज़ करके और इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। इन कांस्टेंट्स की वैल्यू हमारे पास होंगी तो हमारे पास साई की इक्वेशन आ जाएगी। तो कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए अब एक तो आप मान सकते हैं आर्बिट्रेरीली कि एस ऑर्बिटल वही है, एक ही एस ऑर्बिटल, और उसमें दो लोब भी नहीं है। लोब भी क्या है, सिंगल लोबुलर स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल शेप है, चारों तरफ इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन फैक्टर होगा वो भी क्या होगा, हर दिशा में सेम होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि जो A1 है दैट इज इक्वल्स टू A2। A1 A2 के क्या है, बराबर है, ठीक है। और इनमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि A1 स्क्वायर इक्वल्स टू A2 स्क्वायर। उसकी टेंडेंसी अगर हम निकालते हैं तो हम स्क्वायर टर्म्स में निकालते हैं। तो साई के लिए अगर हम इसकी टेंडेंसी निकालें तो A1 स्क्वायर इक्वल्स टू A2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब इन दोनों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी 1 नहीं, इन दोनों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही है। तो समान डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आधा पार्टिसिपेट इसमें कर रहा होगा और आधा पार्टिसिपेट इसमें कर रहा होगा। तो जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की दैट विल बी 1/2। तो आप कह सकते हैं A1 बराबर A2 बराबर 1/√2। आप इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एस पे फॉलो होगा। एस पे इसलिए फॉलो होगा, एस राउंड शेप है, हर दिशा में डिस्ट्रीब्यूशन समान है। तो और संकरण में जब बनेंगे कक्षक तो हर दिशा में इसका कंट्रीब्यूशन सिमिलर होगा। और चूंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और दो वेव फंक्शन में डिवाइड हो रहा है, तो दोनों वेव फंक्शन डेंसिटी में उसका पार्टिसिपेशन जो है वो आधा आधा होगा। हम क्योंकि दोनों में हम समान मान रहे हैं, तो आधा इसमें चला गया, आधा इसमें चला गया। और डेंसिटी फंक्शन जितने भी हैं वो स्क्वायर टर्म्स होती हैं। तो A1 स्क्वायर इक्वल्स टू A2 स्क्वायर इक्वल्स टू, तो हम ये मानते हैं कि A1 बराबर A2 इक्वल्स टू 1/√2। तो एक बात तो ये हुई। अब हम साई1 पे लगा लेते हैं हमारी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। तो साई1 लिखें आप A1 साई S प्लस B1 साई P इंटू A1 साई S प्लस B1 साई P डी टो इक्वल्स टू 1। ओपन करें तो A1 स्क्वायर साई S डी टो प्लस A1 B1 साई S साई P डी टो प्लस B1 A1 साई S साई P डी टो, देन B1 प्लस B1 स्क्वायर साई P डी टो इक्वल्स टू 1।
नाउ ये क्या हो गए, ये ऑर्थोगोनल फंक्शन हो गए। तो यहाँ से क्या मिला आपको, a1 स्क्वायर, और इनकी वैल्यू क्या होगी, ये हो गए 0 और इनकी वैल्यू क्या होगी 1। तो क्या बचा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ a1 स्क्वायर 1/2 प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, b1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 एंड b1 इक्वल्स टू 1/√2। तो b1 की वैल्यू आ गई 1/√2, इसका अंडर रूट कर दिया हमने, तो 1/√2। तो हमारे पास a1 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू है, b1 की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b2 की वैल्यू निकालनी है। तो b2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, हम ऑर्थोगोनलिटी वाली कंडीशन लगाते हैं, psi1 psi2 d2 इक्वल्स टू 0। तो a1 psi s प्लस b1 psi s इंटू a2 psi s प्लस b2 psi p, यहाँ psi p सॉरी, d2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करें इसको, a1 a2 psi s d2 psi s 1 प्लस a1 b2 psi s psi p d2 that is 0 plus b1 a2 psi p psi s d2 this is 0 plus b1 b2 psi p d2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 यहाँ से, तो ये 1, ये 0, ये 0 और ये 1। तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन आता है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ से आपका सॉल्यूशन आता है दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0। a1 a2 हमें पता है 1/√2 प्लस 1/√2 b2 इक्वल्स टू 0। 1/2 इस तरफ जाएगा, 1/2 b2 और इधर जाएगा तो साइन आएगा माइनस का, और ये √2 ऊपर गया, तो b2 इक्वल्स टू हो गया -1/, ये हो गया √2, 1/√2। तो आपके पास चारों वैल्यूज़ आ गई, a1 a2 b1 b2। तो a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू b1, इन सब की वैल्यूज़ तो 1/√2 और b2 की वैल्यू आई -1/√2। ओके, नाउ इन वैल्यूज़ को हम अपनी इनिशियल इक्वेशन में पुट करें। इनिशियल इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन बनती है psi1 1/√2 psi s प्लस 1/√2 psi p एंड psi2 इक्वल्स टू 1/√2 psi s माइनस 1/√2 psi p। बेटर वे टू रिप्रेजेंट psi1 इक्वल्स टू 1/√2 psi s प्लस psi p और psi2 इक्वल्स टू 1/√2 psi s माइनस psi p। ये इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेशन का तरीका। बट जैसा कि हमने पहले भी हाइड्रोजन एटम जब हम समझ रहे थे तब भी हमने देखा कि जब आप 3 डायमेंशनल स्फेरिकल स्पेस की बात करते हो, 360 पे आप किसी भी डायरेक्शन में जब बॉन्ड बनाने की बात करते हो, तो जो
एंगल है दैट इज़ ऑल्सो, और हमने यहाँ भी जब हाइब्रिडाइजेशन की बात की तब हमने कहा कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो अपने आप को अरेंज करते हैं। तो दो ऑर्बिटल बने हैं और दोनों ऑर्बिटल किसके किसके कॉम्बिनेशन से बने, एक तो हो गया P, एक तो P ऑर्बिटल है आपके पास जिसको PZ का है, ये दोनों फेज में है प्लस माइनस, वो दिख भी रहा है, ये पॉजिटिव, S तो ऑलवेज पॉजिटिव फेज में होता है, ये S ऑर्बिटल है, इसके कॉम्बिनेशन से बने दो ऑर्बिटल, तो S इसके साथ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है, तो आपका ये इस तरह का ऑर्बिटल बनता है। ये हो गया आपका psi1। एंड दूसरा एक ऑर्बिटल बनेगा दैट इज, ये हो गया आपका psi2, और ये फेज की वजह से, उसके डायरेक्शनल इंटरेक्शन की वजह से, तो psi1 और psi2 दो बने आपके पास, psi1 ये है और psi2 ये है। बट आप एक चीज़ देखें, और इन दोनों की साइज से डिस्टेंस, तो इनका रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से सेंटर की इनकी दूरी वो तो होगी बराबर। एंगुलर डिस्टेंस, मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस दो मोइटी क्या रख सकती हैं, 180। आप इसके अलावा 3D स्पेस में कहीं भी मूव करेंगे तो जो एंगल होगा वो 180 से छोटा होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, 180 पे हैं, 180 डिग्री पे। तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे को 180 पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करते हैं। ओके, तो इन ऑर्बिटल्स में रेडियल जो डिस्टेंस है r वो तो बराबर है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उसका पोलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप s और p ऑर्बिटल के पोलर कोऑर्डिनेट्स जो पोलर वैल्यूज़ हैं उनको पुट करेंगे तो आपको एक्चुअल psi1 और psi2 जो s p ऑर्बिटल में दिखाई देते हैं वो मिल जाएंगे। तो psi s जो होता है 1/2 पाई रूट पाई, और psi p का जो ऑर्बिटल का, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो वैल्यू होता है दैट इज 3/4 पाई पावर हाफ कोस थीटा। आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें और तो आपको psi1 और psi2 की एक्चुअल वैल्यूज उनके पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगी, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में मिल जाएगी। तो आप वैल्यू पुट करें तो psi1 क्या हो गया, 1/√2 इंटू 1/2 पाई प्लस 1/√2 ये वाला यहाँ पुट करें psi p, तो √3 पाई कोस थीटा। ओके, तो यहाँ से 2√2 पाई और यहाँ से भी 2√2 पाई कॉमन आ जाएगा, तो आप ले लें 2√2 पाई कॉमन ले लें, तो ऊपर क्या बचा 1 + 3 कोस थीटा, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा कोस थीटा प्लस कोस थीटा, और कोस थीटा के आगे √3 कोस थीटा प्लस √3 कोस थीटा। तो ये हो गया आपका psi1। सिमिलरली आप psi2 की वैल्यू पुट करें, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ साइन माइनस हो जाएगा, वैल्यू वही आएगी 1/2 पाई 1 - कोस थीटा। ओके, तो ये हो गया आपका psi1 और ये हो गया psi2। सो एक्चुअल वैल्यू ऑफ psi1 एंड psi2 इज 1/2 पाई 3/2। अब अगर आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, तो वो होता है psi1 मैक्सिमम वैल्यू psi1 की। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 0 रखें आप या 180 रखें, इसमें 180 रखें, 180 पे रेंज है, इसको 0 मान के इसको 180 पे रखेंगे, तो psi1 या psi2 की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई psi s, दैट इज योर बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ बॉन्ड की जो निकालनी है उसके लिए ये फंक्शन, ये वैल्यू है। psi1 क्या है 1/2 पाई 1 + √3 डिवाइडेड बाई 1/2 पाई
तो रूट पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आई 1 प्लस 1.73 अपॉन 1.44। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.73 डिवाइडेड बाई 1.144, वैल्यू आएगी 1.932, दैट इज़ मच ग्रेटर देन 1.44 और 1। तो सिंगल की बजाय, एक की बजाय एक से बड़ा मान आया है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए यूनिट है, इसके लिए हम मान रहे हैं 1, दैट इज़ 1। इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 1.93 टाइम्स। तो लगभग ये इसकी स्ट्रेंथ क्या है, अगर s ऑर्बिटल खुद बॉन्ड बनाता, उसके कंपैरिजन में अगर sp ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है तो उसके कंपैरिजन में वो 1.93 टाइम्स या दुगना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट sp हाइब्रिडाइजेशन और द VBT थ्योरी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे sp2। ओके।